हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सेकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो पहले व्यक्ति वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में। तो सबसे पहले जो नाम है वह है वॉरेन हेस्टिंग्स का, जिन्होंने 1773 से 1785 ईस्वी तक बंगाल के गवर्नर जनरल बने रहे। तो इनके बारे में फर्स्ट पॉइंट यह है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाला जो व्यक्ति थे वो कौन थे? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और तब जाकर ये गवर्नर जनरल बनने वाले ये पहले व्यक्ति हुए। जब ये बंगाल के गवर्नर जनरल बने तब इन्होंने कई क्षेत्रों में सुधार किया। तो आइए इनके बारे में देखते हैं कि यह किन किन क्षेत्रों में सुधार किया। तो सबसे पहला सुधार जो है इनका प्रशासनिक सुधार, फिर व्यापारिक सुधार, उसके बाद फिर है राजस्व सुधार और फिर न्यायिक सुधार, उसके बाद सामाजिक सुधार। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि लगभग ये सभी क्षेत्रों में जो है इन्होंने सुधार किया था। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनके प्रशासनिक सुधार के बारे में। प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत बात की जाती है सर्वप्रथम 1772 ईस्वी की, जो इन्होंने द्वैध शासन को समाप्त किया था। लेकिन ध्यान देना है कि जब इन्होंने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त किया था तब यह गवर्नर जनरल नहीं थे बंगाल के, बल्कि उस समय ये बंगाल के गवर्नर थे। लेकिन एक्चुअली पॉइंट को एक जगह दिखाना था, तो इस वजह से मैं यहाँ पर 1772 के इस पॉइंट को यहाँ पर शामिल किया हूँ। तो चलिए थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं इस बात को कि द्वैध शासन को जो है 1765 ईस्वी में किसने शुरू किया था बंगाल में? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जिसके जनक कौन थे? तो सर लियोनिल कार्टिस। लेकिन उसमें बहुत सारी जो है मतलब त्रुटियां थी, जिससे बंगाल के लोगों की स्थिति दयनीय होने लगी थी। तो इस वजह से 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स जब बंगाल के गवर्नर थे तो उन्होंने इस बंगाल में जो है इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। और जब बंगाल में द्वैध शासन समाप्त हुआ तभी जो है बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में जो है उप दीवान को जो नियुक्त किया गया था उसे उनके पद से हटा दिया गया, इस द्वैध शासन को समाप्त करने के साथ ही। अब बात करते हैं कि प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता में स्थापित किया था। इससे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो राजकोष था वह दीवानी कार्यालय जो था वह कहाँ पर था? तो वह मुर्शिदाबाद में था। ठीक है, तो बंगाल के क्षेत्र में कहाँ पर था? तो वह मुर्शिदाबाद में था। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस राजकोष को मुर्शिदाबाद से हटा दिया और कहाँ पर स्थापित किया? तो कलकत्ता में किया। इसके बाद फिर जो इन्होंने सुधार किया प्रशासनिक क्षेत्र में वह यह था कि 1774 ईस्वी में जनरल पोस्ट मास्टर के अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की। कहाँ पर? तो कलकत्ता में। फिर से इस पॉइंट को समझिए कि प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत 1774 ईस्वी में इन्होंने जनरल पोस्ट मास्टर के अंतर्गत कलकत्ता जनरल पोस्ट ऑफिस की स्थापना की और वह कहाँ पर? तो वह कलकत्ता में की थी। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है इस प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वह है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने एक नीति को अपनाया था, जिसे सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या फिर रिंग फेंस की नीति या फिर घेरे की नीति कहा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यह आप मतलब पूछा जाता है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या फिर रिंग फेंस की नीति या फिर घेरे की नीति जो है यह किससे संबंधित है?
ऑप्शन में जो है आपको 4 नाम दिया जाएगा, तो वह किससे संबंधित होगा? तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित होगा, क्योंकि इसे किसने लाया था? तो इसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने लाया था। अब हम लोग इसे अच्छे से समझते हैं कि आखिर में यह है क्या जिसे वॉरेन हेस्टिंग्स ने लाया था, जिसका नाम है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, या फिर रिंग फेंस की नीति, या फिर घेरे की नीति। तो आइए हम लोग इसे समझते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स अपने बंगाल राज्य के सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इस नीति को इन्होंने अपनाया था। तो इस वॉरेन हेस्टिंग्स का मानना यह था कि अगर हमें अपने राज्य की, अर्थात अपने बंगाल राज्य की या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य की सीमाओं को अगर सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए हमें अपने पड़ोसी राज्यों के सीमाओं को सुरक्षित रखना होगा, तभी जो है मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा। कहने का मतलब यह हुआ सरल शब्दों में कि अगर हमें अपने राज्य की सीमा को सुरक्षित रखना है, तो इसके लिए हमारे राज्य की सीमा के पास जो भी पड़ोसी राज्य पड़ते हैं उसे सबसे पहले सुरक्षित रखना होगा। तो उस समय जो है जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर जनरल थे, तो उस समय जो है मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भय था वह किससे था? तो मुख्य रूप से अफगानियों एवं मराठों से भय था। तो इस वजह से इन्होंने अवध के रक्षा व्यवस्था, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस नीति के तहत जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने अवध के रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी ली। तो अवध राज्य की रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्होंने क्यों ली? इसलिए क्योंकि अवध की रक्षा से ही जो है बंगाल राज्य की रक्षा हो सकती थी। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर अवध पर जो है अफगानियों या मराठों का अधिकार अगर हो जाता, तो फिर बंगाल भी जो है सुरक्षित नहीं रह पाता। तो इस वजह से चूंकि इनके बंगाल राज्य के पास जो है अवध की जो है सीमा थी, तो इस वजह से इन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा को देखते हुए अवध की रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्होंने स्वयं ली थी। किस नीति के द्वारा? तो इस नीति के द्वारा जो है। लेकिन इस अवध के जो रक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्होंने जो ली, वह एक शर्त पर ली थी। किस शर्त पर? तो इस शर्त यह था कि अवध की रक्षा करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक को तैनात किया जाता, लेकिन उन सैनिकों का खर्च, उन सैनिकों में जो खर्च जो लगता, तो उस खर्च का बोझ कौन उठाता? तो उस खर्च का बोझ जो है अवध के नवाब उठाते। तो इसी शर्त पर जो है अवध की रक्षा व्यवस्था की जो है इन्होंने जिम्मेदारी ली। किस नीति के अंतर्गत? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ या फिर रिंग फेंस या फिर घेरे की नीति के अंतर्गत। अब बात करते हैं, यह तो था इनके प्रशासनिक सुधार के बारे में। इनके व्यापारिक सुधार की अगर बात करें, तो इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान बंगाल में दस्तक प्रथा को समाप्त कर दिया। दस्तक प्रथा, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि दस्तक का मतलब क्या था? फ्री पास था, जो फर्रुखसियर, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के द्वारा जो है अंग्रेजों को यह प्रदान किया गया था। बंगाल में बिना चुंगी दिए जो है व्यापार करने की जो सुविधा प्रदान की गई थी, उसे ही जो है दस्तक प्रथा कहा जाता था। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि बंगाल में इस प्रथा को समाप्त कर दिया और सभी व्यापारियों के लिए, चाहे वह भारतीय ही क्यों ना हो, सभी के लिए जो है स्वतंत्र व्यापार की जो है इन्होंने घोषणा की थी, इस प्रथा को समाप्त करके। इसके साथ साथ इन्होंने कंट्रोलर ऑफ इन्वेस्टमेंट की नियुक्ति भी की थी। किसके सुधार के लिए? तो व्यापारिक सुधार के लिए। और उसके साथ साथ इन्होंने कलकत्ता में एक सरकारी टकसाल की भी स्थापना करवाई थी। अब बात करते हैं हम लोग इनके राजस्व सुधार से रिलेटेड जो है क्या क्या पॉइंट है उसे हम लोग देखते हैं। तो आइए बात करते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने राजस्व सुधार से संबंधित, यानी राजस्व के मामलों में सुधार करने के लिए जो है इन्होंने 1774 ईस्वी में राजस्व विभाग की स्थापना करवाई थी। कहाँ पर? तो वह कलकत्ता में करवाई थी। किस लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी? क्योंकि राजस्व में जो है क्या चल रहा था? गड़बड़ी चल रही थी। तो इसी वजह से उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए, उस राजस्व में सुधार करने के लिए इन्होंने 1774 ईस्वी में एक राजस्व विभाग की स्थापना करवाई थी। और वह कहाँ पर? तो वह कलकत्ता में करवाई थी। और फिर जो भू राजस्व, यानी
इस राजस्व के अंतर्गत ही भू राजस्व आ जाता है। तो उस भू राजस्व में सुधार करने के लिए जो है, उसके लिए इन्होंने ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर पद का जो है सृजन किया था। यानी यह एक पद था, पद का नाम क्या था? ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कलेक्टर। तो इस पद का जो इन्होंने सृजन जो किया था, इस पद की जो इन्होंने स्थापना की थी, वह किस लिए? तो भू राजस्व में सुधार करने के लिए। और जब इस पद का सृजन किया गया भू राजस्व वसूल करने के लिए, भू राजस्व में सुधार करने के लिए, तब उस समय पहले 5 वर्षीय भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि इस 5 वर्षीय भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था के जगह पर 1 वर्षीय भू राजस्व वसूलने की व्यवस्था लाई गई। इसका कहने का मतलब यह हुआ कि पहले जो भू राजस्व वसूलने की जो व्यवस्था इनके द्वारा शुरू की गई थी, वह 5 वर्ष पर वसूल की जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद जो है 1 वर्ष पर जो है भू राजस्व को वसूल करने की व्यवस्था इनके द्वारा शुरू की गई थी। तो यह तो थी राजस्व सुधार। अब बात करते हैं हम लोग इनके न्यायिक सुधार के बारे में, यानी न्याय संबंधी सुधार के बारे में हम लोग अब बात करेंगे। तो अगर बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो न्यायिक सेवा का जनक जो है किसे कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जनक किन्हें माना जाता है? तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। तो आइए देखते हैं इस न्यायिक सेवा के अंतर्गत क्या ऐसा इन्होंने काम किया था जिसके वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स को न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है। तो बात करते हैं कि इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान सर्वप्रथम प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना इन्होंने करवाई थी। तो प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना करवाने वाले यह पहले गवर्नर जनरल थे, और इसी वजह से जो है इन्हें न्यायिक सेवा का जनक माना जाता है या जनक कहा गया है। तो अब बात करते हैं कि यह जो है दीवानी न्यायालय एवं फौजदारी न्यायालय की जो है प्रत्येक जिले में एक एक दीवानी न्यायालय एवं एक एक फौजदारी न्यायालय की जो स्थापना जो करवाई गई थी, तो यह दीवानी न्यायालय या फिर फौजदारी न्यायालय होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि दीवानी का अर्थ क्या होता है। तो दीवानी का अर्थ होता है राजस्व या फिर संपत्ति से संबंधित जो भी मामला होगा, तो उस मामलों की सुनवाई किस न्यायालय में की जाएगी? तो उस मामलों की सुनवाई दीवानी न्यायालय में की जाएगी। तो यह आपको पता चल गया होगा कि दीवानी न्यायालय का जो इन्होंने जो है प्रत्येक जिले में स्थापना जो करवाया था, तो वहाँ पर कौन से मुकदमे की सुनवाई की जाएगी? तो वो जो संपत्ति से संबंधित जो भी मामले होंगे उनकी सुनवाई उस दीवानी न्यायालय में होगी। अब बात करते हैं कि यह जो फौजदारी न्यायालय है, यहाँ पर किस तरह के मुकदमे की सुनवाई होगी। तो सबसे पहले हम लोग यह बात करते हैं, फौजदारी का मतलब होता है किसी भी आपराधिक घटना से। तो आपराधिक घटना या आपराधिक मुकदमा का मतलब यह हुआ कि जैसे चोरी हुआ, डकैती, लूटपाट, या फिर मतलब कह सकते हैं कि मर्डर करना या बलात्कार करना, यह सभी जो भी घटना होती है वह सभी के सभी किसके अंतर्गत आती है? फौजदारी के अंतर्गत आती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी आपराधिक मामले थे उन सभी के बारे में जो भी मतलब कि जो फैसला सुनाया जाएगा या जो भी उससे जो है मुकदमा चलेगा, तो वह कहाँ पर चलेगा? किस न्यायालय में? तो वह फौजदारी न्यायालय में जो है उसकी सुनवाई होगी। तो इसी वजह से, लेकिन इससे पहले क्या था कि इन दोनों तरह के मामलों की सुनवाई करने के लिए एक ही कोर्ट होती थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि उस न्यायिक कार्य में जो है, यानी न्यायिक कार्य को सरल बनाने के लिए इन्होंने प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना करवाई थी। इस वजह से इन्हें न्यायिक सेवा का इन्हें जनक माना गया है। लेकिन अब बात करते हैं, शुरुआत तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, लेकिन इस व्यवस्था को, इस न्यायिक व्यवस्था को जो है, इस न्यायिक संगठन को सुदृढ़ करने का प्रयास किसने किया था? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि इस न्यायिक सेवा या इस न्यायिक संगठन की शुरुआत तो भले ही वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी, लेकिन इसे सुदृढ़ किसने बनवाया, किसने बनाया था? इसे मजबूती किसने प्रदान किया था? तो वो कॉर्नवालिस ने किया था। उनके बारे में पढ़ेंगे कि जब हम लोग कॉर्नवालिस के
को शुरू करेंगे तब वहाँ पर हम लोग फिर से इस चीज़ को देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर यह जानिए कि इसकी शुरुआत, इसके जनक तो है वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, लेकिन इस व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का जो प्रयास किया था वह कॉर्नवालिस ने किया था। अब यहाँ पर क्या है कि जो एक प्रश्न जो पूछा जाता है वह यह है कि बताइए कि न्यायिक सेवा या फिर न्यायिक संगठन का जनक या फिर न्यायिक सेवा या न्यायिक संगठन की जो है स्थापना किसने की थी। तो स्थापना तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ही की थी, लेकिन सुदृढ़ उसे कॉर्नवालिस ने किया था। लेकिन क्या होता है, कई बार प्रश्न में ऐसा देखा गया है कि चूंकि इससे जो है दोनों रिलेटेड हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स भी हैं और फिर सुदृढ़ बनाने का काम कॉर्नवालिस ने किया था, तो कई बार क्या होता है इस तरह का प्रश्न तो पूछा जाता है, लेकिन ऑप्शन में जो है वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम नहीं दिया जाता है। तो जब वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम नहीं दिया जाएगा और तब जाकर आपसे जो यह प्रश्न पूछा जाएगा कि न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी या उसे स्थापित किसने किया था, तो वॉरेन हेस्टिंग्स का अगर नाम ना दिया हो और जब कॉर्नवालिस का नाम दिया हुआ रहे तब उस समय जो है आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स का भी नाम हो और कॉर्नवालिस का भी नाम हो तब आंसर जो है वह आपका वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। तो इस बातों को आपको ध्यान में देना है, ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे भी गए हैं कि जिसमें यह प्रश्न तो पूछ लिया जाता है कि न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, तो वहाँ पर क्या होता है वॉरेन हेस्टिंग्स का कई बार नाम नहीं दिया जाता है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह प्रश्न गलत है। अगर कॉर्नवालिस का नाम है तो आंसर कॉर्नवालिस हो जाएगा। अब बात करते हैं इनके सामाजिक सुधार के बारे में। तो सामाजिक सुधार या फिर हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो है क्या सुधार किया, जो सामाजिक सुधार के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो बात करते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में मुस्लिम लड़कियों के लिए जो है मदरसा की स्थापना करवाई थी। कहाँ पर, तो कलकत्ता में, यानी उनके पढ़ने के लिए, मुस्लिम लड़कियों के पढ़ने के लिए जो है इन्होंने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना करवाई थी। उसके बाद फिर इन्होंने इनके शासनकाल में, इन्होंने नहीं करवाया था लेकिन इनके शासनकाल में 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कहाँ पर, तो कलकत्ता में। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि 1784 ईस्वी में जिस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी उसे किसने किया था, तो उसे करने वाले जो थे वह विलियम जोन्स थे। लेकिन किस गवर्नर जनरल के काल में, तो वह वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। अब बात करते हैं कि आखिर क्यों विलियम जोन्स ने जो है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी कलकत्ता में। तो उसके पीछे जो है, उसकी स्थापना के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि प्राच्य शिक्षा को जो है फिर से मतलब उसे फैलाना, यानी प्राच्य शिक्षा पर जो है ध्यान देना। क्योंकि जैसे जैसे प्राचीन से हम लोग आधुनिक की ओर जो है उस समय जो बढ़ रहे थे, तो क्या हो रहा था कि लोग जो थे प्राच्य शिक्षा को पीछे छोड़ते जा रहे थे। तो इसी वजह से, यानी प्राच्य शिक्षा करने का मतलब प्राचीन शिक्षा, तो प्राचीन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में इस एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। अब बात करते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने शासनकाल में मनुस्मृति, भगवत गीता, हितोपदेश एवं आदि ग्रंथ का जो है इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। इन्होंने ही करवाया था अपने शासनकाल में। उसके साथ साथ अभिज्ञान, कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का भी इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। तो किनके शासनकाल में जो है इन सभी का जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया गया, तो वो तो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। लेकिन किसने किया था, तो आइए यह जानते हैं। तो मनुस्मृति, भगवत गीता, हितोपदेश एवं आदि ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो विलियम विल्किंस ने किया था। और इसमें जो एक सबसे महत्वपूर्ण है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति का जो अंग्रेजी में अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था, तो वह किस नाम से, यानी किस अंग्रेजी नाम से किया था, तो एक कोड ऑफ जेंटू लॉ। आपको यह नाम याद रखना है क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है, अपोजिट प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि विलियम विल्किंस के द्वारा एक कोड ऑफ जेंटू लॉ पुस्तक किस पुस्तक का जो है अंग्रेजी अनुवाद है, तो वह होगा मनुस्मृति का।
अब फिर बात करते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम का जो अंग्रेजी अनुवाद वह किसने किया था, तो उसे विलियम जोन्स ने किया था। तो यह तो हो गया इनके सामाजिक सुधार या शिक्षा संबंधी सुधार कह सकते हैं। अब बात करते हैं कि इनके सुधार के बारे में तो हम लोग देख लिए, लेकिन इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान कुछ अनैतिक कार्य भी किए थे, जिसके वजह से इनकी आलोचना होती है इतिहास में। तो आइए बात करते हैं इन्होंने अपने शासनकाल के दौरान ऐसी कौन कौन सी अनैतिक कार्य किया था इन्होंने, जिसके वजह से इनकी आलोचना भी होती है। तो बात करते हैं कि सर्वप्रथम 5 अगस्त 1775 ईस्वी को वॉरेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार नामक प्रतिभाशाली बंगाली ब्राह्मण को झूठे मुकदमे में फंसाकर फांसी की सजा इन्होंने दिलवा दी थी। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, तो आइए इसे हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ कि 5 अगस्त 1775 को जो इन्हें फांसी जो दी गई थी, इससे पहले की जो घटना है कि 11 मार्च 1775 ईस्वी को ये जो नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण थे, इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स पर एक आरोप लगाया था। वह आरोप यह था कि बंगाल के नवाब मीर जाफर की विधवा पत्नी मुन्नी बेगम से इन्होंने 3.5 लाख रुपए लेकर मुन्नी बेगम को बंगाल के नवाब की संरक्षिका वॉरेन हेस्टिंग्स ने बनाया था, लेकिन उसके बदले वॉरेन हेस्टिंग्स ने उस मुन्नी बेगम से 3.5 लाख रुपए लिया था। तो इसी बात का जो है नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण ने इन पर आरोप लगाया। लेकिन क्या किया वॉरेन हेस्टिंग्स ने बदले में, तो बंगाल के मोहन प्रसाद नामक एक व्यापारी थे, उनके द्वारा जो है वॉरेन हेस्टिंग्स ने नंद कुमार पर एक जालसाजी का मुकदमा लगवा दिया। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था एलिजा इम्पे, तो वो जो एलिजा इम्पे थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स के मित्र थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने यानी वॉरेन हेस्टिंग्स के कहने पर ही जो है मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे ने जो है नंद कुमार को जो है फांसी की सजा दे दी थी। कब, तो 5 अगस्त 1775 ईस्वी को, जो इनके खिलाफ वह झूठा मुकदमा था। तो जब इन्हें फांसी की सजा दे दी गई, तब प्रसिद्ध इतिहासकार बेवरिज ने इनके फांसी को जो है न्याय की हत्या कहा है। इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं है कि नंद कुमार नामक बंगाली ब्राह्मण को जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फांसी की सजा दी गई थी, तो वह वास्तविक रूप में वह न्याय के द्वारा जो है स्वीकृत यह हत्या ही थी। तो इस वजह से प्रसिद्ध इतिहासकार बेवरिज ने जो है इनसे संबंधित घटना को न्याय की हत्या कहा है। तो यह तो हुआ इनकी पहली अनैतिक कार्य। अब वॉरेन हेस्टिंग्स के दूसरे अनैतिक कार्य के बारे में बात करें तो वह है 1775 ईस्वी का ही मामला। 1775 ईस्वी का मामला यह है कि 1775 ईस्वी में फैजाबाद की संधि हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बनारस के राजा चेत सिंह से, ठीक है, चेत सिंह के बीच में। तो 1775 ईस्वी के फैजाबाद संधि के द्वारा बनारस के जो राजा चेत सिंह थे वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गए थे। तो इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनसे यानी चेत सिंह से जो है यानी पैसे मांगना, धन मांगना जो है इन्होंने शुरू कर दिया। जब राजा चेत सिंह उन्हें धन नहीं दे पाए, तब वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि इन पर कुशासन का आरोप लगा दिया। तो अंततः चेत सिंह जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से हार कर जो है उन्हें ग्वालियर की ओर भागना पड़ा, जिसके वजह से जो है वॉरेन हेस्टिंग्स की इतिहास में आलोचना होती है। अब बात करते हैं इनके तीसरे अनैतिक कार्य के बारे में। इनका जो तीसरा अनैतिक कार्य है वह यह है कि 1781 ईस्वी में अवध की बेगम को धन देने के लिए प्रताड़ित करना। तो आइए इस मामला को समझते हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि अवध के जो नवाब थे तो उन पर जो है कंपनी का यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का 1 करोड़ रुपए ऋण था, यानी 1 करोड़ रुपए बकाया था। तो उस 1 करोड़ रुपए ऋण को, उस 1 करोड़ रुपए को वसूलने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में अवध की बेगम को जो है इन्होंने प्रताड़ित किया था, यानी प्रताड़ित करके जो है उस 1 करोड़ रुपए धन को जो है इन्होंने वसूल किया था। तो इन तीनों की वजह से जो है इन्हें इनकी इतिहास में आलोचना की जाती है। अब बात करते हैं
यह तो इनके अनैतिक कार्य थी। इनके शासनकाल के दौरान जो है और कौन कौन सी घटना हुई जिसे अन्य कार्य के अंतर्गत हम लोग रखते हैं, तो आइए बात करते हैं। वह है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है कब से कब तक हुआ था? 1775 से 1782 ईस्वी तक वो वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। यानी प्रथम, अगर आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। और इसी युद्ध को समाप्त करने के लिए जो है 1776 की जो है पुरंदर संधि हुई थी, फिर 1782 की जो है सालबाई संधि हुई थी। यह सभी संधि भी जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में ही हुई थी। इसके साथ साथ इनके शासनकाल के दौरान जो है एक और भी युद्ध हुआ था, वह था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी मैसूर राज्य के साथ जो दूसरा युद्ध जो हुआ था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स से कब तक चला था? 1780 से 1784। और इस युद्ध को जो समाप्त किया गया था किस संधि के द्वारा? 1784 ईस्वी में, तो मैंगलोर की संधि के द्वारा। और इस संधि के समय भी जो है बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो यह तो हो गया इनके सभी कार्य के बारे में, चाहे वह सुधार इन्होंने जो सुधार किया था, चाहे वह इन्होंने जो है अनैतिक जो कार्य किया था, उन सभी के बारे में हम लोग जान लिए। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनके इन्हीं अनैतिक कार्यों की वजह से इनकी आलोचना होने लगी थी, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद ने जो है, यानी उन्हें जो ये वॉरेन हेस्टिंग्स को 1785 ईस्वी में इन्हें इंग्लैंड वापस बुला लिया। और वहाँ पर बुलाने के बाद जो है विरोधी दल के जो नेता, जिनका नाम था एडमंड बर्ग, तो एडमंड बर्ग के द्वारा ब्रिटिश संसद में इनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया। यानी महाभियोग का मुकदमा शुरू किया गया। तो कब शुरू किया गया था? तो 1788 ईस्वी में। लेकिन ये बंगाल के गवर्नर जनरल 1785 ईस्वी तक ही रहे। तो जब यह इंग्लैंड पहुंचे तो 1788 ईस्वी में विरोधी दल के नेता एडमंड बर्ग ने इनके खिलाफ ब्रिटिश संसद में महाभियोग लगाया। और यह जो महाभियोग का जो मुकदमा था वह 1788 से 1795 ईस्वी तक लगभग 7 वर्षों तक चलता रहा। लेकिन फिर अंततः ब्रिटिश संसद ने इनके द्वारा जो सुधार किए गए थे, तो उन कार्यों को देखते हुए वहाँ की ब्रिटिश संसद ने इन्हें दोष मुक्त कर दिया। यानी इस महाभियोग से जो है दोष मुक्त कर दिया, और मान की तलवार से जो है इन्हें अंत में सम्मानित किया गया था। तो यह सभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है कि बंगाल के ये प्रथम गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल थे, या फिर हम कह सकते हैं कि यह एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिनके खिलाफ जो है महाभियोग लगाया गया था। तो यह बात आपको ध्यान देना है कि बताइए कि बंगाल के एकमात्र गवर्नर जनरल या पहले गवर्नर जनरल कौन थे जिनके खिलाफ महाभियोग लगाया गया था? तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे। कब से कब तक? तो 1788 से 1795 ईस्वी तक। किनके द्वारा लगाया गया था? तो एडमंड बर्ग के द्वारा। लेकिन अंततः क्या हुआ कि इन्हें दोष मुक्त कर दिया गया, और किससे सम्मानित किया गया? तो मान की तलवार से सम्मानित किया गया। यह तो था पूरा इनसे रिलेटेड। लेकिन फिर अब हम लोग बात करते हैं कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 ईस्वी तक ये बंगाल के गवर्नर जनरल रहे थे, तो इनके शासनकाल के दौरान जो है 2 एक्ट पारित किया गया था। यानी ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है 2 एक्ट पारित किया गया था। कौन कौन सा? तो एक जो है 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और दूसरा जो है 1784 ईस्वी का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। तो यहाँ पर हम लोग जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन 1784 ईस्वी का जो है पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट है उसे हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 क्या था। तो इससे पढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर थे, गवर्नर जनरल नहीं, जब बंगाल के गवर्नर थे, तब उस समय भी जो है एक एक्ट लाया गया था। और वह कौन सा एक्ट था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपको यह ध्यान रखना है कि उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे या बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे, तो यह बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब यह बंगाल के गवर्नर जनरल बने तो भी जो है इनके शासनकाल के दौरान 2 एक्ट लाया गया था, जिसमें से हम लोग पहले एक्ट को पढ़ रहे हैं, वह है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आइए इसे हम लोग समझते हैं। इस एक्ट को लाने का उद्देश्य क्या था? सबसे पहले हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं। तो उद्देश्य यह था
कि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट के व्यवहारिक दोषों को समाप्त करना, यानी उसमें जो है उस एक्ट में कुछ व्यवहारिक दोष थे, तो उसी एक्ट मतलब उसी दोष को जो है समाप्त करने के लिए 1781 ईस्वी में इस एक्ट को लाया गया। चलिए, उद्देश्य तो हम लोग जान लिए। अब बात करते हैं कि इस एक्ट को जारी किसने किया था। तो इस एक्ट को जो जारी किया था वह ब्रिटिश संसद के प्रवर समिति के अध्यक्ष एडमंड बर्ग के सुझाव पर जो है इस एक्ट को जारी किया गया था। यह एडमंड बर्ग वही हैं जिन्होंने जो है इनके खिलाफ जो है महाभियोग लाया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग जारी भी देख लिए कि यह किनके सुझाव पर जो है इस एक्ट को जारी किया गया। अब बात करते हैं कि 1781 ईस्वी के एक्ट ऑफ सेटलमेंट को और किन किन नामों से जाना जाता है। तो इनके जो और अन्य नाम हैं वह दो हैं। एक है संशोधनात्मक अधिनियम, इंग्लिश में कहें तो अमेंडिंग एक्ट, ठीक है, और उसे ही हिंदी में कहा जाता है संशोधनात्मक अधिनियम। इसके साथ साथ इस 1781 के जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट का एक अन्य नाम भी है, वह है बंगाल जुडिकेचर एक्ट 1781। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि यह दोनों नाम इसी एक्ट के अन्य नाम हैं। तो अब बात करते हैं कि हम लोग यह तो देख लिए कि इसे लाने का उद्देश्य क्या था, इसे जारी किसके सुझाव पर किया गया था और इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि इस एक्ट को जो लाया गया था और रेगुलेटिंग एक्ट के व्यवहारिक दोषों को जो समाप्त करने के लिए, तो वो व्यवहारिक दोष थे क्या। तो वो व्यवहारिक दोष जो थे वह दो व्यवहारिक दोष थे। कौन कौन? तो इस एक्ट को जारी करने से पहले क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, या फिर ऐसे हम लोग इसे समझते हैं कि वह जो व्यवहारिक दोष था वह यह था कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, यानी गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद को जो है सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत रखा गया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है, जो कि एक व्यवहारिक दोष था। उससे क्या होता था कि अगर गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद जो है अगर किसी भी तरह का न्याय की घोषणा करते थे, यानी किसी भी तरह का न्याय लाते थे, तो उसके लिए जो है उन्हें जो है मतलब उसे लागू करने के लिए जो है सबसे पहले न्यायालय, ये नहीं, सर्वोच्च न्यायालय से जो है उसकी स्वीकृति लेनी होती थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि इस एक्ट के द्वारा, यानी 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा जो है अब क्या किया गया कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, इसका मतलब यह होता है कि गवर्नर जनरल एवं उनके परिषद को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से जो है अब मुक्त कर दिया गया। तो अर्थात कहने का मतलब यह हुआ कि अब ये जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो हैं, यह किसी भी तरह का जो है इन्हें न्याय का अधिकार अब प्राप्त हो गया, यानी अब यह किसी भी तरह के न्याय को अगर लाते हैं तो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है व्यवहारिक दोष जो है वह यह था जिसे दूर किया गया, तो वह है सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर देना। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस एक्ट को जारी करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत ही राजस्व का भी क्षेत्र आता था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता को भी समाप्त कर दिया गया। और यह अधिकार अब किसके अंतर्गत दे दिया गया? तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अंतर्गत दे दिया गया। तो यही ये दो व्यवहारिक दोष थे जो रेगुलेटिंग एक्ट में समाहित थे, और इसे ही समाप्त करने के लिए जो है 1781 ईस्वी का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज चलिए बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो है हम लोग ये वॉरेन हेस्टिंग्स एवं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़े हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।